ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक चोर रहते हैं। इस शहर में रहने वाले लोग इतने खतरनाक चोर हैं कि चोरी के बाद पुलिस वालों को ये भी पता नहीं चलता आखिर चोरी हुई कब थी। इस शहर के चोरों को बैंक लूटने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इन चोरों की प्लानिंग इतनी खतरनाक है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। कहानी की शुरुआत बोस्टन के चार्ल्स टाउन इलाके से होती है जहाँ बैंक लूटना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ साल भर डकैतियां चलती रहती हैं। इसी इलाके में 4 पके दोस्त रहते हैं जिनका नाम है डग, जेम, ग्लोन्सी एंड डेज। ये चारों प्रोफेशनल बैंक रॉबर्स हैं। इन सब का हेड है डग जो हर चोरी से पहले इनको पूरा प्लान समझाता है, कौन क्या करेगा, कहाँ जाएगा और किस चीज का ध्यान रखना है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं एक गार्ड पैसों से भरा बैग लेकर बैंक में जा रहा होता है। तभी चारों उसे धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरे बैंक पर कंट्रोल कर लेते हैं। बैंक में मौजूद सभी लोगों को जमीन पर लेटा दिया जाता है। अब ये लोग सबके मोबाइल फोन छीन लेते हैं। पूरा काउंटर खाली करवा लिया जाता है। इसके बाद बैंक मैनेजर क्लेयर किसी से तिजोरी खुलवाई जाती है। सारा पैसा समेटने के बाद ये लोग सिक्योरिटी कैमरों की हार्ड ड्राइव को माइक्रोवेव में डालकर खत्म कर देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। इतना ही नहीं, पूरे बैंक में ब्लीच छिड़क दी जाती है ताकि कोई भी एविडेंस ना मिले। लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि क्लेयर चुपचाप अपने पैर से साइलेंट अलार्म दबा रही है। जब थोड़ी देर बाद चोरों को इसका शक होता है तो जेम गुस्से में एक मैनेजर को बुरी तरह पीट देता है। उसे लगता है कि अलार्म दबाने वाला ये मैनेजर है। इसी दौरान क्लेयर की नजर जेम की गर्दन पर बने टैटू पर पड़ जाती है। अब हालात बिगड़ चुके होते हैं और पुलिस चारों तरफ से बैंक को घेरने वाली होती है। तभी जेम एक ऐसा फैसला ले लेता है जो ये लोग कभी नहीं लेते। वो क्लेयर को बंधक बना लेता है। क्लेयर की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। सब अपने मास्क उतार देते हैं और बैंक से काफी दूर ले जाकर उसे समुद्र के किनारे छोड़ दिया जाता है क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं होती। अब इस केस को FBI अपने हाथ में ले लेती है। जांच की कमान स्पेशल एजेंट एडम फ्रॉले के पास होती है। फ्रॉले देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम चोर नहीं है। हर छोटी चीज का ध्यान रखा गया है और कोई भी सबूत नहीं छोड़ा गया। FBI को चोरी में इस्तेमाल की गई वैन भी मिल जाती है लेकिन वो पूरी जली हुई होती है और मोहल्ले का कोई भी इंसान गवाही देने को तैयार नहीं होता। अगले दिन फ्रॉले क्लेयर से पूछताछ करता है। क्लेयर थोड़ी बहुत जानकारी देती है लेकिन टैटू के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि चोरों ने उसे धमकी दी होती है कि अगर उसने कुछ बोला तो उसे मार दिया जाएगा। उधर चारों चोर जेम की बंधक वाली हरकत पर आपस में बहस करते हैं। तभी जेम एक और बुरी खबर लाता है। उसके पास क्लेयर का ID कार्ड होता है और उसे पता चल चुका होता है कि क्लेयर उन्हीं के इलाके में रहती है। जेम चाहता है कि वो क्लेयर का पीछा करे और उसे इतना डरा दे कि वो FBI से कभी कुछ न बोले। लेकिन डग बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये काम वो खुद करेगा क्योंकि जेम पहले ही एक बार जेल जा चुका है और दोबारा पकड़ा गया तो इस बार बचना मुश्किल होगा। असल वजह ये होती है कि डग को अब जेम पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा हाइपर हो चुका है। इसके बाद डग और जेम मोहल्ले में घूमते हैं और अपने गन डीलर, कार डीलर और फर्गी नाम के आयरिश गुंडे को पैसे देते हैं। फर्गी लोगों को दिखने में एक फूलों की दुकान का मालिक लगता है लेकिन अंदर से वो एक बड़ा क्रिमिनल है। शाम होते ही ये लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और नशे में डूब जाते हैं। अगली रात चारों एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्रिस आती है। क्रिस जेम की बहन है। वह डॉग से कहती है कि दोनों पहले साथ थे और उसे आज भी डॉग की याद आती है लेकिन डॉग उससे दूरी बनाए रखना चाहता है। वो साफ मना करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटों बाद डॉग अपने घर में टीवी देख रहा होता है। तभी क्रिस अपनी पुरानी चाबियों की कॉपी से घर के अंदर घुस जाती है। वो सीधे सोफे पर डॉग के पास आकर बैठ जाती है और ये दोनों गुल्लू गुल्लू करने लग जाते हैं। अगले दिन डॉग क्लेयर का पीछा करना शुरू करता है। वो उसके पीछे पीछे लॉन्ड्रोमैट तक पहुंच जाता है। वहाँ क्लेयर अचानक रोने लगती है क्योंकि उसकी शर्ट पर खून के हल्के निशान दिख जाते हैं। डॉग इसी मौके को सही समझता है। वो उसके पास जाकर ऐसे बात करता है जैसे वो उसे दिलासा दे रहा हो। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है। क्लेयर को अच्छा महसूस कराने के लिए डॉग उसे कॉफी के लिए बाहर ले जाता है। दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं लेकिन डॉग यहाँ भी झूठ बोलता है। वो क्लेयर को बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है और उसके पिता शहर के बाहर रहते हैं लेकिन सच तो ये है उसके पिता जेल में है। इसके बाद डॉग उसे नाव की सवारी पर ले जाता है और कहता है कि ये उसके दोस्त की नाव है। ये सब झूठी बातें वो क्लेयर को अपने करीब लाने के लिए कर रहा है। जब क्लेयर चार्ल्स टाउन के बैंक लुटेरों के बारे में पूछती है तो डॉग बात को टाल देता है और कहता है कि ऐसी कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। अगले दिन डॉग जेम से मिलता है और उसे समझाता है कि क्लेयर पूरी तरह कंट्रोल में है और उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। उधर FBI एजेंट फ्रॉले एक अपराधी से पूछताछ करता है और उसकी पिटाई के बाद एक अहम सुराग हासिल करता है। उसे पता चलता है कि ये चोर आम लोगों की तरह ट्रक नहीं लूटते बल्कि उन्हें बॉक्स ट्रक चलाना आता है। ऐसा हुनर सिर्फ वेरिकॉम जैसी जगह पर काम करने से आता है। इसलिए फ्रॉले कंपनी के वर्क रिकॉर्ड और कर्मचारियों की प्रोफाइल चेक करवाना शुरू कर देता है। फ्रॉले क्लेयर से दोपहर के खाने पर भी मिलता है और उससे सवाल पूछता है। साथ ही उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन क्लेयर साफ कह देती है कि वो पहले से ही किसी के साथ है। इस बीच क्लेयर और डॉग एक दूसरे को डेट करने लगते हैं।
हैं। डॉग इस बात को अपने ग्रुप से छिपा कर रखता है। जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं वैसे वैसे एक दूसरे के बारे में ज्यादा बातें शेयर करने लगते हैं। क्लेयर डॉग को बताती है कि वो FBI के साथ काम कर रही है। डॉग सिर्फ जिज्ञासा दिखाते हुए पूछता है कि क्या FBI के पास कोई एविडेंस है। क्लेयर उस टैटू का भी जिक्र करती है जो उसने बैंक में देखा था, लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि फ्रॉले को इसके बारे में बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि इससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। डॉग उसे सलाह देता है कि अभी इस बात को सीक्रेट ही रखे और सही वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करना, ताकि गवाह सुरक्षा में जाने से बचा जा सके। बदले में डॉग अपनी जिंदगी की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसकी माँ उसे 6 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने कभी साथ नहीं दिया। एक मुलाकात के दौरान क्लेयर बताती है कि उसे ऑफिस जाने के लिए रोज लंबा रास्ता लेना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सीधे रास्ते से जाती है तो कुछ गैंग मेंबर उसकी कार पर बोतलें फेंकते हैं। क्लेयर को उसके घर छोड़ने के बाद डॉग जेम को अपने साथ ले जाता है। दोनों मिलकर उन लोगों को डराने जाते हैं जो क्लेयर को परेशान कर रहे थे। डॉग उनको पीटता है और फिर उन्हें वार्निंग देता है कि हफ्ता खत्म होने से पहले इलाका छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाना। अब की बार मिल गए तो जान से मारे जाओगे। लेकिन जेम जरूरत से ज्यादा जोश में आ जाता है। वो उस आदमी के पैर में गोली मार देता है। इतना ही नहीं, वो अपना मास्क उतार कर उसे अपना चेहरा भी दिखा देता है। डॉग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो समझ जाता है कि जेम अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और उसका व्यवहार दिन ब दिन ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। इधर FBI एजेंट फ्रॉले डेज की फाइल चेक करता है। उसे पता चलता है कि डेज वेरिकॉम कंपनी में काम करता था। डेज की बीमारी की छुट्टियां कई बैंक डकैतियों की तारीखों से मैच करती हैं। इसी सुराग के दम पर फ्रॉले डेज का पीछा करता हुआ एक फैमिली बारबेक्यू पार्टी तक पहुंच जाता है। वहीं उसे पूरे ग्रुप की पहचान मिल जाती है। हालांकि अभी भी उन्हें पकड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए फिलहाल फ्रॉले अपने एजेंट्स को सभी पर नजर रखने का आदेश देता है। एक दिन डॉग और क्लेयर साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी क्लेयर कहती है कि ऐसा मौसम उसे उस दिन की याद दिलाता है जिस दिन उसका भाई मरा था। जब क्लेयर थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाने उठती है, तभी अचानक जेम वहां आ जाता है और डॉग के पास बैठ जाता है। डॉग घबरा जाता है। उसे डर होता है कि कहीं जेम उसका राज न जान ले। वो जेम को वहां से भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जेम टस से मस नहीं होता। इतने में क्लेयर वापस आ जाती है। जेम उसे देखकर हैरान हो जाता है, फिर भी वो खुद को संभाल लेता है और उससे हल्की फुल्की बातें करता है। थोड़ी देर बाद डॉग उठते हुए अलविदा कहता है। बाद में जेम डॉग से क्लेयर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उस औरत के साथ रिलेशन बनाना बहुत बुरा आइडिया है, वो उन्हें जेल भिजवा सकती है। जेम ये बात बाकी लोगों को नहीं बताता, लेकिन वो चाहता है कि डॉग इस रिश्ते को खत्म करे और अपने अगले ऑपरेशन पर ध्यान दे। डॉग को भी लगता है कि वे अगली चोरी के लिए तैयार नहीं है, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनके साथ उन्हें काम करना है। डॉग सुझाव देता है कि किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन जेम जिद करता है। आखिरकार डॉग एक शर्त पर मान जाता है। वो कहता है कि यह उसका आखिरी काम होगा। इसके बाद डॉग अपने पिता से जेल में मिलने जाता है। वो अपने पिता को बताता है कि वो कुछ समय के लिए शहर से दूर जा रहा है। फिर वो अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने कभी उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। उसके पिता जवाब देते हैं कि किसी ऐसे इंसान को माँ बनाने की कोशिश का कोई फायदा नहीं जो खुद माँ बनना ही नहीं चाहती। ये सब बातें सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि गलती किसकी है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उनके अगले ऑपरेशन का वक्त हो जाता है। वे एक हेयर सैलून से कुछ बाल चुरा लेते हैं ताकि बाद में नकली सबूत छोड़े जा सकें। इसके बाद वे खुद को अच्छी तरह धोते हैं और अपने सारे हथियार और टूल्स को ब्लीच से साफ करते हैं ताकि कोई फिंगरप्रिंट न बचे। फिर वे कार से एक बख्तरबंद ट्रक का पीछा करते हैं। जैसे ही ट्रक पार्क होता है, वे तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन तभी एक गार्ड उनका विरोध करता है और उन पर बंदूक तान देता है। पुलिस भी उनका पीछा कर रही होती है। समय बर्बाद न करने के लिए वे गार्ड को मार देते हैं और तुरंत कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। भागते वक्त वे कई एक्सीडेंट करवा देते हैं। जब पुलिस आखिरकार उन्हें घेर लेती है तो वे पुलिस पर भी गोली चला देते हैं। फिर उसी रास्ते से तेजी से भाग जाते हैं जिस रास्ते से वे आए थे। इस बार ग्लोन्सी ड्राइविंग में खतरनाक दांव खेलता है। वो ऐसी ड्राइविंग करता है कि पुलिस की गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। आखिरकार वे पुलिस से बच निकलते हैं क्योंकि उनका चौथा साथी दूसरी कार में उनका इंतजार कर रहा होता है। वे तुरंत गाड़ी बदलते हैं और पुरानी कार में आग लगा देते हैं, जिससे पुलिस का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। इधर FBI एजेंट फ्रॉले ऑफिस में बैठा पूरा मामला देख रहा होता है। वो पुलिस को पुल बंद करने का आदेश देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चोर पुलिस के पहुंचने से पहले ही पुल पार कर चुके होते हैं। इसके बाद वे एक बार फिर गाड़ी बदलते हैं। पास ही खड़ी एक महिला पुलिस अफसर उन्हें देख लेती है, लेकिन शक नहीं करती। हालांकि फ्रॉले के पास अभी भी कोई पक्का सबूत नहीं होता, फिर भी वो चाहता है कि कम से कम उनसे बात की जाए। इसलिए वो अपने आदमियों को भेजता है ताकि चारों को पूछताछ के लिए लाया जा सके। पूछताछ के दौरान फ्रॉले पीड़ितों के बयान पढ़ता है और कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जेम तुरंत वकील मांग लेता है और चुप हो जाता है। डॉग आराम से बैठा रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। डॉग फ्रॉले से कहता है कि उन्हें पहले से पता था कि FBI
FBI उनका पीछा कर रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि FBI के एंटीना कैसे दिखते हैं। अब फ्रॉले का अगला कदम होता है क्लेयर से फिर से सुराग निकालना। वो बैंक फोन करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि क्लेयर ने नौकरी छोड़ दी है। अब फ्रॉले को उस पर शक हो जाता है। वो अपने आदमियों से क्लेयर का फोन टैप करवाता है। तभी उसे पता चलता है कि क्लेयर पूरे समय डॉग के संपर्क में रही है। उधर डॉग भी यह जान जाता है कि क्लेयर ने नौकरी छोड़ दी है जब वो उससे मिलने जाता है और उसे हीरे का हार देता है। डॉग इस मौके का फायदा उठाता है और क्लेयर से कहता है कि वो उसके साथ चली जाए। क्लेयर इस बात के लिए मान जाती है। उनकी डेट खत्म होने के बाद फ्रॉले क्लेयर से मिलने आता है। वो पहले उसके गले में हार देखता है, फिर उसे डॉग की प्रोफाइल दिखाता है और पूरा सच बता देता है। इसी बीच डॉग जेम से मिलता है। जेम बताता है कि फर्गी ने उसे एक नई नौकरी दी है, लेकिन डॉग साफ मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि उसका काम अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर जेम गुस्से में आ जाता है। वो डॉग पर आरोप लगाता है कि वो क्रिस और उसके बच्चे को छोड़ रहा है। डॉग उसे याद दिलाता है कि किसी को नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है। वो यह भी कहता है कि वो जेम के परिवार का आभारी है, जिन्होंने उसे बचपन में सहारा दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वे तीनों एक खुशहाल परिवार बनकर रहें। जेम फिर बताता है कि उसने एक बार डॉग को बचाने के लिए एक आदमी को मार दिया था। इसके लिए उसे 9 साल जेल की सजा हुई थी, लेकिन डॉग पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। वो फिर भी नौकरी ठुकरा देता है। इसके बाद डॉग फर्गी से मिलने जाता है और उसे भी मना कर देता है, लेकिन फर्गी किसी और को नहीं चाहता, क्योंकि असली दिमाग हमेशा से डॉग ही रहा है। फर्गी डॉग को एक कड़वी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि डॉग के पिता सालों पहले अकेले काम करने लगे थे और इसी वजह से फर्गी ने उसकी माँ को ड्रग्स का आदी बना दिया। डॉग की माँ कभी घर छोड़कर नहीं गई थी। उसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी और इतने सालों से डॉग से झूठ बोला जा रहा था। फर्गी डॉग को धमकी देता है कि अगर उसने नौकरी नहीं ली तो वो क्लेयर के साथ भी वही करेगा जो उसने उसकी माँ के साथ किया था। डॉग तुरंत क्लेयर के घर भागता है, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन क्लेयर गुस्से में होती है। वो डॉग को बाहर निकाल देती है, उसे माफी मांगने या कुछ समझाने का मौका भी नहीं देती। इसके बाद डॉग दूर से क्लेयर के अपार्टमेंट पर नजर रखने लगता है। तभी वो देखता है कि फर्गी के गुंडों में से एक क्लेयर के दरवाजे पर अंतिम संस्कार की माला लटका रहा है। डॉग समझ जाता है कि ये सीधी धमकी है। वो तुरंत उस माला को नष्ट कर देता है और अब सच को मान लेता है कि उसके पास इस आखिरी काम को स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। डॉग क्रिस से मिलने जाता है और उसे साफ साफ बता देता है कि ये काम खत्म होते ही वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बाद डॉग एक बार फिर क्लेयर के पास जाता है। वो उससे वादा करता है कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डॉग कहता है कि उसने कई बैंक लूटे हैं, लेकिन उसने कभी किसी की जान नहीं ली। जाने से पहले वो क्लेयर से कहता है कि बस उसका इंतजार करे। इधर पूरा गिरोह फर्गी की योजना सुनने के लिए इकट्ठा होता है। फर्गी बताता है कि उसके पास फेनवे पार्क को लूटने की अंदर की पूरी जानकारी है। योजना ये होती है कि बड़े मैच के बाद अगली सुबह हमला किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तिजोरियां पैसों से भरी होंगी। जब ये लोग योजना के डिटेल्स पर चर्चा कर रहे होते हैं, उसी समय FBI एजेंट फ्रॉले एक बार में क्रिस से मिलता है। फ्रॉले को लगता है कि क्रिस परिवार की कमजोर कड़ी हो सकती है। वो पहले उसके साथ बनावटी फ्लर्ट करता है, फिर अचानक अपना बैज दिखा देता है और उसे इशारा करता है कि उसे पता है कि वो फर्गी के लिए काम करती है। जब क्रिस वकील मांगती है तो फ्रॉले आखिरी दांव खेलता है। वो कहता है कि भले ही वो सालों तक डॉग के साथ रही हो, लेकिन डॉग ने उसे कभी हीरे का हार तक नहीं दिलाया। ये बात क्रिस के दिमाग में शक का बीज बो देती है। क्रिस जानबूझकर फ्रॉले को गलत जानकारी दे देती है। इसका नतीजा ये होता है कि ऑपरेशन वाले दिन फ्रॉले और उसकी टीम गलत ट्रक का पीछा करने लगती है। इधर क्रिस डॉग से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए। वो भी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन डॉग साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो किसी और के साथ जा रहा है। ये सुनकर क्रिस पूरी तरह टूट जाती है। कुछ समय बाद वो नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर बैठती है। फ्रॉले उसे अस्पताल में ढूंढ लेता है। वहाँ फ्रॉले उसे एक सौदा ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर वो सच बता दे तो वो उसकी और उसके बच्चे की सुरक्षा करेगा। जिंदगी भर इस्तेमाल होने का एहसास आखिरकार क्रिस को तोड़ देता है और वो मान जाती है। वो फ्रॉले को फेनवे पार्क की पूरी जानकारी दे देती है। अब उधर डकैती का असली प्लान शुरू हो चुका होता है। डेज अपने इलेक्ट्रिशियन वाले हुनर का इस्तेमाल करके अलार्म और सिक्योरिटी कैमरे पूरी तरह बंद कर देता है। डॉग और जेम पुलिस की वर्दी पहनते हैं। फर्गी के एक कॉन्टैक्ट की मदद से दोनों स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं। वे कुछ कर्मचारियों और गार्ड्स के पास जाते हैं। शुरुआत में वो पुलिस वाला ड्रामा करते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। सभी लोगों को जमीन पर लेटने के लिए मजबूर कर देते हैं और उन्हें बांध देते हैं। इसके बाद वे सीधे कैश रूम में पहुंचते हैं। वहां कर्मचारियों को धमकाते हैं कि दरवाजा खोलो और किसी को बुलाने की कोशिश मत करना। वो कहते हैं कि उनके घरों के बाहर आदमी खड़े हैं। अगर किसी ने भी कोई चाल चलने की कोशिश की तो उनकी पत्नियों को गोली मार दी जाएगी। डर के मारे उन्हें अंदर आने दिया जाता है। वे अपने बैगों में जितना पैसा भर सकते हैं उतना भर लेते हैं। इसके बाद वे पार्किंग लॉट की तरफ निकलते हैं। वहाँ ग्लोन्सी और डेजेक एम्बुलेंस के साथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उधर FBI पहले से ही पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन जैसे ही जेम उन्हें चुके से अंदर घुसते हुए देखता है, वो बिना सोचे उन पर गोलियां चला देता है। अब हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। चोरों और FBI एजेंटों के बीच जबरदस्त
जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान ग्लोन्सी को गोली लग जाती है, लेकिन किस्मत से गोली उसकी मोटी जैकेट पर लगती है और वो बच जाता है। बाकी तीनों लगातार फायरिंग करते रहते हैं। इधर डेज चुपके से पीछे की तरफ जाता है और एक दरवाजा खोल देता है ताकि एजेंटों से भरी ट्रक को वहां से बाहर धकेला जा सके। दरवाजा बंद करने के बाद डॉग डेज से एक बात कहता है। वो उसे समझाता है कि बाकी सबके मुकाबले उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। अगर वो अभी बाहर निकल जाए तो उसे सिर्फ 7 साल की सजा मिलेगी और कोई भी उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराएगा। लेकिन ये बात डेज को बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है जैसे डॉग उसे कमजोर समझ रहा हो। वो गुस्से में डॉग को गालियां देता है और वहीं रुकने का फैसला करता है। तभी FBI खिड़कियों से कई स्टन ग्रेनेड्स अंदर फेंक देती है। तेज आवाज और रोशनी से चोरों के होश उड़ जाते हैं। मौका मिलते ही स्पेशल एजेंट अंदर घुसते हैं। जैसे ही डेज खड़ा होने की कोशिश करता है, एजेंट उसे गोली मार देते हैं। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके होते हैं। तभी ग्लोन्सी एक बेहद रिस्की प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो गाड़ी लेकर बाहर निकलेगा और FBI का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। उसी दौरान डॉग और जेम पुलिस की वर्दी पहनकर शांति से वापस आ जाएंगे और सीधे मेन गेट से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि FBI पुलिस वालों को ढूंढ ही नहीं रही होगी। डॉग को ग्लोन्सी की जान की चिंता होती है। उसे डर लगता है कि बाहर निकलना बहुत खतरनाक है, लेकिन ग्लोन्सी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो एक शानदार ड्राइवर है और उसे अच्छे से पता है कि मुश्किल हालात से कैसे बचा जाता है। एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के गली के नीचे तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही FBI उसके पहियों पर गोलियां चलाती है, वो रोक नहीं पाती। तभी एक स्नाइपर अचानक ग्लोन्सी को सिर में गोली मार देता है और वह वहीं मर जाता है। जब FBI एम्बुलेंस की जांच करती है तो उन्हें लगता है कि सारे चोर वहीं होंगे, लेकिन डॉग और जेम सफलतापूर्वक पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं और बाकी अधिकारियों के साथ शांति से भाग निकलते हैं। लेकिन ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती। FBI को अंदर बंधे कर्मचारियों से जानकारी मिलती है कि उन पर पुलिस ने हमला किया था। फ्रॉले तुरंत संदिग्ध पुलिस अधिकारियों की तलाश शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो जेम को देखता है। एक बड़ा बैग कंधे पर लिए तेजी से भागते हुए फ्रॉले उसका पीछा करता है और एक पार्किंग स्थल तक पहुंच जाता है। जैसे ही फ्रॉले उसे उसके नाम से पुकारता है, जेम अचानक उस पर गोली चला देता है। जल्दी ही जेम खुद को FBI और पुलिस से घिरा हुआ पाता है। डॉग सड़क के दूसरी ओर सारा नजारा देख रहा होता है। फ्रॉले जेम के पैर में गोली मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे जेम घायल हो जाता है। वो पास ही एक मेल बॉक्स के पीछे छिप जाता है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। जेल वापस जाने से इनकार करते हुए जेम अपने हाथों में बंदूकें लेकर बाहर निकलता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे मौके पर ही मार देती है। डॉग जेम के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता और जेम के शव की जांच में व्यस्त लोगों के बीच एक पुलिस कार चुराकर भाग निकलता है। वह सीधे फूलों की दुकान पहुंचता है और फर्गी और उसके गुंडों दोनों को मार देता है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसे कोई चोट नहीं लगती। इसके बाद डॉग अपने छिपाए हुए पैसे निकालता है और क्लेयर को फोन करता है, लेकिन क्लेयर का अपार्टमेंट FBI के लोग पूरी तरह मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो डॉग की बात सुन रहे होते हैं। क्लेयर उसे अपने घर आने के लिए कहती है और कहती है कि वह अकेली है, लेकिन डॉग जानता है कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि वह पड़ोसी की बिल्डिंग से पूरे अपार्टमेंट पर नजर रख रहा है। फिर भी डॉग मान जाता है और क्लेयर को बताता है कि वह 1 घंटे में पिछले दरवाजे पर पहुंचेगा। दोबारा माफी मांगने के बाद क्लेयर धूप भरे दिनों का जिक्र करती है, जो डॉग के लिए एक सटल संकेत होता है कि सब कुछ एक जाल है और अब वह भी इसमें शामिल हो जाता है। जब FBI क्लेयर के साथ किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही होती है जो कभी नहीं आता, डॉग चालाकी से क्लेयर के बगीचे में कुछ पैसे छिपा देता है और फ्रॉले की कार पर एक नोट छोड़ देता है जिसमें वह उसका अपमान करता है। इसके बाद डॉग शहर छोड़ देता है और MBTA की वर्दी पहनकर ट्रेन से आसानी से निकल जाता है। फ्रॉले क्लेयर की धूप भरे दिनों वाली बात सुनकर शक करता है और सोचता है कि शायद उसे धोखा दिया गया है, लेकिन यह सब क्लेयर के लिए बहुत रहस्यमय होता है, इसीलिए वह इसे किसी भी बात के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाती और किसी भी संभावित आरोप से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसे वो पैसे मिलते हैं जो डॉग ने उसके लिए छोड़े थे। साथ में एक छोटा नोट भी होता है जिसमें लिखा था कि एक दिन वे फिर मिलेंगे। क्लेयर फैसला करती है कि वह उन पैसों को स्थानीय आइस हॉकी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए दान कर देगी, जहां डॉग कभी अपनी मां की याद में खेला करता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।